डाउट ना आया तो हमने कहा जी हमें कोलिजन्स की क्या सीखनी है, डायनामिक्स ऑफ कोलिजन्स को हमने सीखना था। डायनामिक्स ऑफ कोलिजन में हमने क्या सीखा कि बिफोर कोलिजन क्या क्या सिचुएशन हो रही है, ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट क्या क्या होता है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है। एंड आई थिंक वहां पर मैं अल्टीमेटली क्या लिखने में कामयाब हो गया था, एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने डिस्कस कर लिया था। क्या था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बल्कि इससे पहले कि मैं लॉ की बात करूं, मुझे प्लीज एक बात बताइए, बिफोर कोलिजन की क्या कहानी है? एनीवन प्लीज। सर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? ट्रेवल कर रहे होते हैं। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस पर है, मतलब कोई फ्रिक्शन में एनर्जी जाया नहीं हो रही, कोई एनर्जी नहीं, कोई डिसेलरेशन नहीं हो रही, दोनों की अपनी अपनी कांस्टेंट स्पीड्स हैं। अगर दोनों की स्पीड्स बराबर हैं तो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, कोई एक दूसरे के करीब नहीं। अगर आगे वाले की स्पीड ज्यादा हुई तो आगे निकल जाएगा, पीछे वाला और मतलब उनका डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। लेकिन अगर पीछे से जो आ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा हुई तो उसका डिस्टेंस क्या होता जाएगा, मतलब पीछे वाला अगले वाले को अप्रोच कर जाएगा। जब उसको अप्रोच कर जाएगा तो उसको हिट करेगा, जब उसको हिट करेगा तो जैसे ही उसको हिट करेगा इंपैक्ट होगा, इंपल्स होगा, फोर्स इनटू टाइम होगा, डेल्टा पी होगा, और जितना डेल्टा पी पहले वाले का होगा उतना ही डेल्टा पी दूसरे वाले का होगा, क्योंकि जितनी फोर्स पहले वाले ने दूसरे पे लगाई है उतनी फोर्स दूसरे वाले ने पहले पे लगाई होगी। जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट पहले वाले के लिए होगा उतनी टाइम ऑफ कांटेक्ट दूसरे वाले के लिए होगा। जो प्रोडक्ट है एफ और टी का वो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंपल्स दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज इन मोमेंटम भी दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम कहेंगे कि अगर एक का मोमेंटम कम हो गया तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी को कहेंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहां ऑपोजिट का मतलब क्या है, फोर्स के लिए तो ऑपोजिट का मतलब हम क्या निकालते थे, सीधा सीधा फॉरवर्ड बैकवर्ड। लेकिन मोमेंटम के केस में मुझे लगता है ऑपोजिट का मतलब हम क्या निकाल रहे हैं कि एक में हो रहा है इजाफा और एक में हो रही है कमी। तो एक इजाफे को कहेंगे पॉजिटिव, कमी को कहेंगे नेगेटिव। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी फिर तो एक लॉ होना चाहिए कि जितना मोमेंटम एक का कम हो रहा है उतना दूसरे का अगर ज्यादा हो रहा है इट मींस मोमेंटम जाया। तो हमने तीसरे कॉलम में ले गए बात को कि जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, बल्कि इसको लॉ की जगह एक वर्ड है प्रिंसिपल। अभी जब आपको वर्कशीट मिलेगी, ये बच्चे बायोलॉजी वाले बैठे थे उनको मिल गई है, ठीक है। कितने किस किस को मिली है जी? चलें, इमरान साहब उन्हें बोले मुझे ये बाकी क्लास के लिए भी चाहिए, जो वर्कशीट नंबर 2 है बाकी क्लास के लिए भी चाहिए। सुने जरा मेरी बात को गौर से, क्या कर रहा हूं जी। मैंने कहा फिर हमने एक प्रिंसिपल लॉ है, लॉ भी कहते हैं, कहीं ना कहीं लॉ लिखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या कहीं ना कहीं क्या लिखा होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। असल में कहता है यार जो लॉ है ना वो एनर्जी वाला है। किसका है? एनर्जी वाले के लिए कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको पता नहीं उसने कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहरहाल मैं ये प्रिंसिपल कब कहते हैं तो लॉ कब कहते हैं तो थ्योरी कब कहते हैं तो नहीं, चल मेरा ये टॉपिक नहीं है अभी। बस एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि जब भी कोई कोलिजन होगा तो जितना मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन होगा, इनका इकट्ठा प्रिंट करना था ना, तो लाइट तो है अभी नहीं, लाइट चल रही है, सब चल रहा है भैया, सब चल रहा है। लाइट तो जब जाती पीछे खुद ऑफ हो जाता है ना, हो जाता भाई है वो है मसला है। चेक मुझे तो लगता है लाइट है, उन्हें वो लाइट जैसे ही आती है मेरा काम करें होगी, मेरे ख्याल से है। क्या बात चल रही है भाई? बातें बंद जी, बातें बंद, बातें बंद, बातें बंद। मैंने कहा मोमेंटम ऑफ द जो एक पहली स्टेटमेंट क्या थी, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और इधर कुछ वर्ड्स हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किए। कौन कौन से? एक तो होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम, उसका मतलब क्या होगा, कोई तीसरी चीज बीच में नहीं है। वो तो कहते हैं नहीं बने, तो अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? कुछ तो बात, कुछ तो हाँ जी, मैंने वो स्टेटमेंट आपको सुनाई, उसमें मैंने कहा जी क्या क्या वर्ड जरूरी है। एक तो सिस्टम के साथ आइसोलेटेड लिखें, मोमेंटम के साथ टोटल लिखें, ड्यूरिंग एनी सिचुएशन ऑफ कोलिजन के साथ एक्सप्लोजन भी लिख दें, कि चूंकि एक्सप्लोजन का भी सवाल आ जाता है कभी कभार। फिर हमने कहा जी इसके एक और वर्जन भी क्या है
that the total momentum of an isolated system before collision is equal to the total momentum of that same isolated system after collision. यहां पे भी टोटल लिखना है बेटा मोमेंटम से पहले, ठीक है। हमने उसकी एक इक्वेशन अप्लाई कर ली, पता नहीं MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। इसी थर्ड कॉलम में कुछ लिखने की जगह है, हाँ जी हाँ वो होगी, मेरा सेकंड कॉलम बहुत लंबा गया था भाई। थर्ड कॉलम में एक स्टेटमेंट मैं लिखवाना चाहता हूं, चूंकि आप मुझे ना फर्स्ट कॉलम में याद आ रहा है, मैंने वहां लिखवाया है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ? क्या है रिलेटिव वेलोसिटी उनकी? UA माइनस आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट्स को, आर दे अप्रोचिंग ईच अदर और आर दे सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर? हाँ, टक्कर मारने के बाद B वाला तेज हो गया है, A वाला, तो वो आपस में अप्रोच कर रहे हैं कि सेपरेट हो रहे हैं? आई थिंक थर्ड कॉलम में जाइए, द ऑब्जेक्ट सेपरेट आफ्टर कोलिजन। थर्ड वाले कॉलम में मुझे एक और जुमला भी क्या लिखवाना चाहिए था? थर्ड वाले कॉलम में अगर थोड़ी जगह है तो वहां क्या लिखिए, द ऑब्जेक्ट्स सेपरेट आफ्टर कोलिजन। लिखो तो सही ना पुत्र जी, लिखो तो सही ना यार, क्या हो गया? अभी तो मेरी बात खत्म भी नहीं होती हो तो रिजेक्शन पहले लगा देती हो। जो मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, जो मैंने सिचुएशन बनाई हुई है, उस सिचुएशन को देखो जरा, क्या किया है वहां पे आपने? जोड़े में क्या अलग अलग है? तो पुत्र अलग अलग है। जो मैं सिचुएशन पढ़ाई भी है मैं तो उसकी बात करूंगा। 2-3 लाइनें लिखनी है यार। क्या लिखना है? क्या लिखा है? The objects separate after collision. That is I dot E. Their relative velocity is known as क्या? Velocity of separation. Their relative velocity is said to be the velocity of separation. Is said to be the velocity of separation. और क्या होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? पहले आपने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात की थी कि पीछे वाले की स्पीड बड़ी थी, अगले वाले की स्पीड कम थी, तो आपने दोनों को माइनस कर दिया। तो आपने कहा ये उनकी या तो क्या था, रिलेटिव है, ये वो वेलोसिटी या तो रिलेटिव थी या क्या था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी। अब मैं कह रहा हूं दोनों दूर दूर जा रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मैंने बड़े वाली वेलोसिटी में से छोटे वाली वेलोसिटी को माइनस करना होगा, तो उस डिफरेंस को क्या कहूं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या कहेंगे जी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो उसकी क्या वैल्यू क्या होगी? VB माइनस VA। क्यों? VB मतलब B वाले की वेलोसिटी बड़ी है ना, उसमें से छोटी वाली माइनस कर लें, VB माइनस VA। VB माइनस VA। बिफोर कोलिजन आपका क्या चल रहा था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U, 2 U माइनस किया था। किस U में से किसको कौन सा U माइनस किया था? UA में से UB, UA बड़ा था उसमें से छोटे वाला माइनस कर दिया। अब क्या चल रहा है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। 2 V माइनस करना है। कौन सा V माइनस कर रहा हूं? बड़े वाले V में से छोटे वाला V माइनस कर रहा हूं। अच्छा एक बात है, अभी ये जो मैंने आपको मोमेंटम के बारे में लिखवाया है, क्या लिखवाया? मोमेंटम के बारे में मैंने आपको क्या लिखवाया कि जनाब साहब ये जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन है और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन है, वो दोनों आपस में क्या करवा दिए मैंने? बराबर करवा दिए। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ये भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो। क्या? एक आखिरी जुमला ले दीजिए, दिस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जगह है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। जिसके पास थर्ड कॉलम में जगह है वहां क्या लिखें? द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आ जाएगा द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओनली इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। Only if the collision is elastic. Only if the collision is elastic. The velocity of approach is equal to the velocity of separation
इधर नहीं है बेटा, इधर जगह नहीं है इसकी, ये जगह नहीं है, या तो पिछले कॉलम की आखिरी लाइन जगह है या पेज का हेडर जगह होगी, वहां तो कुछ और लिखना है मैंने। द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओनली इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, ओनली इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। लो जी, नया टॉपिक निकल गया हमारा। कौन सा टॉपिक निकल गया अभी? इलास्टिक कोलिजन। मैंने क्या पढ़ाना जनाब साहब? और सिर्फ इलास्टिक नहीं पढ़ाना, मेरे नए टॉपिक की हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, और उसके दो कॉलम्स बनेंगे, एक तरफ इलास्टिक और दूसरी तरफ। इतना तो आपको समझ आ गया है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते किसको है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसको कहते हैं। हाँ, बराबर है कि नहीं है? मैंने एक शर्त लगा दी है। क्या शर्त लगा दी? दे विल बी इक्वल ओनली इफ द कोलिजन इज। तो अब इक्वल है कि नहीं है, पहले तो इलास्टिक इन इलास्टिक समझेंगे। जब इलास्टिक इन इलास्टिक समझ आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे जी सर आपने क्यों कहा था इक्वल है, कैसे कह सकते हैं आप इक्वल है। तो वो मेरा अभी का टॉपिक है। मैं हेडिंग क्या देना चाहूंगा? टाइप्स ऑफ कोलिजन्स की। आप देख सकते हैं टॉपिक कैसे डेवलप हो रहा है, एक में से दूसरी चीज निकल रही है। फोर्स के फॉर्मूले में से एमए वाला फॉर्मूला था वहां पे हमने उसको चेंज करके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला निकाला, फिर हमने वहां से इंपल्स निकाला, फिर हमने वहां से कोलिजन निकाला, फिर हमने वहां से कोलिजन की बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन सिखाया, फिर हमने आफ्टर कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम निकाला, फिर हमने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाला, फिर हमने वहां से कुछ, तो हम हर अगले टॉपिक, पिछले टॉपिक में से कोई ना कोई अगला टॉपिक निकाल रहे हैं। इस वक्त क्या वर्ड हमारे सामने है? इलास्टिक कोलिजन का वर्ड या इन इलास्टिक कोलिजन का वर्ड? तो आई थिंक टाइप्स ऑफ कोलिजन्स में दो कॉलम्स बनेंगे, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इमरान जरा गर्म पानी दे दो भाई। इलास्टिक कोलिजन्स एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स मेरा टॉपिक है। यू नो, अगर मैं कहूं कि दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं, वैसे तो मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने अभी तक आपको एनर्जी नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन मैं एनर्जी को यहां इन्वॉल्व करना चाहूंगा बिकॉज एनर्जी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आई होप आपने ए लेवल के अंदर, सॉरी ओ लेवल के अंदर एनर्जी का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा जी एनर्जी के बारे में आपने? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। फिर आपने एनर्जी की कुछ किस्में पढ़ी होंगी। एक किस्म पढ़ी होगी काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। फिर आपने कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम ये एनर्जी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी। अच्छा ठीक हो गया। मुझे इन तीन बातों को इस्तेमाल करना है, तो मैं पहले पेज के हेडर पे तीन बातें लिखवाऊंगा। मैंने पेज के हेडर पे तीन बातें लिखवानी है। पहली लाइन फॉर एनर्जी, दूसरी लाइन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तीसरी लाइन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पेज के हेडर पे जाइए प्लीज बच्चों, पेज के हेडर पे जाइए। तीन छोटी छोटी लाइंस लिखनी है आपने। एनर्जी, पेज के हेडर पे पहला वर्ड लिखें जी एनर्जी। क्या मतलब है एनर्जी का? एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। लिख दिया जी, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ओके, दूसरी बात क्या लिखो? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed by an object due to its kinetics. Kinetics मतलब मूवमेंट या स्पीड। एनर्जी possessed by an object due to its मोशन लिखें, आपकी मर्जी है, काइनेटिक्स लिखें, मोशन लिखें या स्पीड लिखें। एनर्जी possessed by an object due to its kinetics स्लैश मोशन स्लैश स्पीड। और चाहें तो फॉर्मूला भी लिख दें। क्या है, क्या है फॉर्मूला? हाफ mv स्क्वायर। लिखें जिसके आगे हाफ mv स्क्वायर।
ऑब्जेक्ट का m आ गया और मूवमेंट की स्पीड आ गई, मूवमेंट की वजह से स्पीड आ गया, v का स्क्वायर भी आ गया। स्क्वायर मतलब उस पे ज्यादा m, वैसे m पे स्क्वायर नहीं है, v पे स्क्वायर है, क्या मतलब? m के साथ सिंपल प्रोपोर्शनलिटी, v के साथ स्क्वायर वाली प्रोपोर्शनलिटी है। m डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट, लेकिन अगर स्पीड डबल हुई तो काइनेटिक एनर्जी v पे स्क्वायर लगेगा, डबल पे स्क्वायर होगा तो कितना आएगा? 4 गुना। खैर ये बातें मैं बाद में कभी पढ़ा दूंगा। फिलहाल बस एनर्जी का मीनिंग आ गया, काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग। एक और जुमला लिखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to the other. It can change from one form to the other. But it can change from one form to the other. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to the other during any phenomena, during any physical phenomena, not necessarily physical, during any कोई भी phenomena होगा, chemical भी हो सकता है, biological भी हो सकता है, कोई भी phenomena हो रहा तो एनर्जी किसी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन क्या होगा? टोटल एनर्जी। अच्छा, ये तुम्हारे बैकग्राउंड नॉलेज आ गया एनर्जी का। अच्छा, वापस आए जनाब साहब। मैं आना चाहता हूं दोबारा किस बात की तरफ? इलास्टिक कोलिजन की तरफ। कि अगर मैं कहूं कि दो ऑब्जेक्ट्स ने आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड किया है और एक्चुअल में रियलिस्टिकली अगर सोचा जाए तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो आवाज तो आती है। वो क्या कहते हैं? लगसी तो ठा करसी है जी। वो तो आपने होप सुना होगा कि लगेगी तो ठा तो करेगी, ठीक है, तो पटाखे की आवाज तो आएगी, ठीक है। वो ये जुमला मैंने पहली दफा सुना जब मैं अपनी ना गाड़ी कहीं रिवर्स करके लगा रहा था, तो मुझे वो ड्राइवर कहता है आन दो। मैंने कहा भाई पीछे जगह नहीं है। कहता नहीं भाई जी आन दो। मैं कहा खैर तो है। कहता साहब जी लगसी तो ठा करसी। मैं कहता तुझे मैं ठा करता हूँ, है। तो लगसी तो ठा करसी का मतलब क्या है कि एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब भी दो चीजें आपस में टक्कर लगाएंगी तो टक्कर के दौरान सबसे पहले क्या पैदा होगा? साउंड पैदा होगी। क्या होगा जनाब साहब? जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे तो उनके कोलिजन के दौरान क्या होगा? आवाज पैदा होगी। अच्छा, अगर आवाज पैदा हो गई इसका मतलब जो उन ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी? सम, नॉट ऑल ऑफ दैट, बट सम पार्ट ऑफ इट विल कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। ये असल सिचुएशन होती है कि अगर टक्कर लग रही हो और टक्कर के दौरान कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए? साउंड में कन्वर्ट हो जाए। आई थिंक इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं? और ये रियलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हमारा सिलेबस वाला कहता है भाईजान तुम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि टक्करें हुई हैं, आवाज नहीं आ रही। टक्कर लगी और मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं हुई? वो साउंड में कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी जाया। सिर्फ टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, क्या क्या और क्या कंजर्व है? कहता काइनेटिक एनर्जी खुद भी कंजर्व है, वो नहीं किसी और फॉर्म, वो कन्वर्ट ही नहीं हो रही। जितनी काइनेटिक एनर्जी, हम तो कहते हैं काइनेटिक कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है? किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी, टोटल कम नहीं हो सकती। वो कहते हैं जी इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व, बिल्कुल कंजर्व। टोटल एनर्जी बिल्कुल कंजर्व, वो तो हमेशा कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। इसका मतलब क्या है? इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन में बच्चों क्या क्या लिखा हुआ है? सच अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वो तो मैं मानता हूं हमेशा होगा। नंबर 2, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, वो भी मानता हूं हमेशा होगी। नंबर 3 वो क्या कहता है? एक्स्ट्रा एक चीज, क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, विच मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी अगर 100 जूल था पहले तो बाद में भी कितना है? मतलब काइनेटिक में कमी नहीं आई। कहते क्यों आए कमी? हम तो अज्यूम कर रहे हैं आवाज पैदा ही नहीं हुई, एज इफ कोई कोलिजन कहां हो रहा है? स्पेस में हो रहा है। कहां हो रहा है जी? अगर स्पेस में कोलिजन हो रहा हो तो क्या होता? कहता आवाज तो पैदा ही नहीं होती, ठीक है।
पैदा होती भी हो तो आगे की जाती ही नहीं है। कहता है आवाज का चक्कर बीच में से निकालो, आवाज का चक्कर निकाल दो तो कोलिजन को क्या कहते हैं? अब या तो ये कोलिजन बेटा आसमान में कहीं होगा, स्पेस में कहीं हो रहा होगा, या फिर ये कोलिजन ना ये जो मॉलिक्यूल्स का लेवल होता है ना, ये एयर के अंदर हम कहते हैं जी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, जब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उस रैंडम मोशन में उनके कोलिजन्स हो रहे हैं। उन कोलिजन्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो इलास्टिक है। क्यों? हालांकि वो भी इलास्टिक नहीं है। हमारे कानों को आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि वो शर 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 नहीं हो रही, ठीक है, थोड़ी सी आवाज तेज चलती है, कितने जोर की शाएं शाएं हो रही होती है, तूफान की तरफ आता है, तूफान आवाज नहीं देता, वो किस चीज की आवाज होती है? वो पार्टिकल्स की मूवमेंट की आवाज ही होती है ना। बस उस वक्त थोड़ी तेज हो जाती है तो हमारे वो डेसिबल्स पता नहीं क्या हमारे कानों के लेवल तक आ जाती है। अदरवाइज इस वक्त भी क्या हो रहा है, हवा के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट नहीं जस्ट मतलब मूव कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। उन कोलिजन्स को मैं इलास्टिक कहूंगा कि इनइलास्टिक कहूंगा? अज्यूम मैं उसको इलास्टिक करूंगा, लेकिन हाँ असल में है वो भी क्या है, वो भी इनइलास्टिक ही है, ठीक है। बहरहाल मैं अभी इतने ना छोटे लेवल पे जाना चाहता हूँ, ना मैं केमिस्ट्री के लेवल पे जाऊंगा, ना मैं एस्ट्रोफिजिक्स में जाऊंगा। मैं तो सादी सादी गाड़ियों को टक्कर मरवानी है, ठीक है, बहुत हुआ तो स्नूकर खिलानी है, उससे भी बहुत ज्यादा छोटा दिल किया तो मैंने बंटे खेलने फिर, ठीक है जी, वो मार्बल्स के साथ एक दूसरे को मारना। मार्बल्स में भी आई थिंक क्या होता है, आवाज आती है, टक की आवाज आती है। स्नूकर में भी क्या होता है, उसमें भी एक पर्टिकुलर साउंड पैदा होती है। गाड़ी में तो सुथरी साउंड पैदा होती है। तो वो हमने तो ऐसे कोलिजन्स हमारे हैं, तो हम अब हवा वाले हैं, अज्यूम कर रहा हूं मैं, वो तो नजर तो नहीं आ रहा मुझे, तो मैंने फिजिक्स में क्या पढ़ाना है जो मुझे नजर आ रहा है। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं भाई? फिजिकल वर्ल्ड, जिसको आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं विद योर सेंसेस, आप देख सकते हैं उसको, तो वो आपकी फिजिक्स होती है। जो नजर नहीं आएगी तो क्या होगी? वो फिर केमिस्ट्री होगी। हाँ, ये पार्टिकल्स की जो है इनको मैं कहीं ना कहीं फिर केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा, लेकिन देखते हैं कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्कस करना है, वो एक अलग बात है। बुनियादी बात यह है कि टाइप्स ऑफ कोलिजन्स में जो मैंने दो अल्फाज लिखे हैं, एक लिखा है इलास्टिक कोलिजन और एक लिखा है इनइलास्टिक कोलिजन। आई थिंक इन दोनों में जो सबसे बेसिक फर्क है वो है ये है रियलिस्टिक अप्रोच और वहां थोड़ी सी क्या डेवलप की जाएगी, आई थिंक यहां डेवलप किया जाएगा आइडियलिस्टिक अप्रोच। आइडियलिस्टिक अप्रोच, ओके। अब क्या है रियलिस्टिक अप्रोच और क्या है आइडियलिस्टिक अप्रोच, जरा प्लीज गौर से आपने बात सुननी है कि यहां सबसे पहले क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is what? Is conserved. And you know what? It's not just conserved in elastic collision, momentum is also conserved in inelastic collision. Momentum तो हर हाल में क्या होगा? Momentum of the system is conserved. Momentum तो हर हाल में क्या होगा बच्चों? Momentum ने हर हाल में conserved होना है, इधर या उधर उधर। अच्छा, एनर्जी, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें सलासिम, यहां से बच्चों को बोले ऊपर जाएं, अगर हम एनर्जी की बात करें, मतलब कौन सी वाली एनर्जी की जी, टोटल एनर्जी की बात करें तो उसका क्या होगा? एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, वो भी कंजर्व्ड, इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व्ड और इनइलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व्ड। एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। फर्क किधर आता है? फर्क बेटा इधर आता है कि एक तरफ वो कहते हैं कि आवाज आती है, एक तरफ वो कहते हैं कि आवाज नहीं आती है। एक तरफ वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, दूसरी तरफ वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, वो कंजर्व्ड नहीं है। तो आई थिंक इलास्टिक कोलिजन में जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। जबकि अगर मैं इस तरफ आ जाऊं तो यहां क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड।
हेलो जी, ये है बुनियादी तौर पर किस चीज की डेफिनेशन, ये आ गई इलास्टिक की डेफिनेशन और ये आ जाएगी इन इलास्टिक की डेफिनेशन। यहां तक किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यहां जो मैं लिख रहा हूं इलास्टिक वाले कोलिजन में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो कंजर्व्ड, तो यहां बेसिकली क्या अज्यूम किया जाता है कि कोई साउंड या कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती ड्यूरिंग द कोलिजन। यहां हम क्या अज्यूम करते हैं, गौर से मेरी बात सुनिए। या ये अज्यूम किया जाता है कि नो साउंड और हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोलिजन। तो अगर कोई साउंड या हीट प्रोड्यूस ही नहीं होती, इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट वेस्टेड और नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म सच एज साउंड और हीट। तो यहां मैं कहूंगा जी इट मींस कि क्या होगा, नो साउंड और हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोलिजन, सो व्हाट, सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड or wasted, is not converted or wasted in other forms such as heat or sound, such as क्या जनाब साहब, heat और sound। और यहां हम क्या कहते हैं कि सर जी यहां पे आपने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, उसका मतलब ही क्या है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, क्या मतलब इस बात का कि सर कोई हीट पैदा हुई होगी, कुछ साउंड पैदा हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी उस हीट में या साउंड में कन्वर्ट हो गई होगी, जिस वजह से टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है। बच्चों ये बात मिक्स नहीं करनी प्लीज, टोटल एनर्जी हमेशा, मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, मतलब काइनेटिक जितनी पहले थी बाद में उतनी नहीं है। काइनेटिक में से कुछ ना कुछ किस में चला गया, साउंड में, हीट में चला गया। काइनेटिक भी कंजर्व, देखें मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व, दोनों में लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व, दोनों में लिखा हुआ है। इट्स जस्ट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि उसकी मूवमेंट वाली एनर्जी है, वो जितनी पहले थी उतनी बाद में रहे तो इलास्टिक कोलिजन है, और जितनी पहले थी बाद में थोड़ी कम हो जाए, मतलब कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए साउंड पैदा हो जाए, हीट पैदा हो जाए, साउंड और हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोलिजन, साउंड और हीट इज प्रोड्यूस्ड during the collision, and if sound and or heat is produced during the collision, it means कि some kinetic energy is क्या, some part of the kinetic energy is wasted or converted into the other form, that is sound and heat। यहाँ के लिखें, it means कि some part of kinetic energy is converted or wasted in other forms, that is sound and heat। ये लो जी, यहां तक अगर आप में से किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो कहने का मतलब ये है, इस पूरे स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में कौन कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी, जरा प्लीज वो सुन लीजिएगा जी। आप उसी दोनों कॉलम्स को आगे की तरफ कैरी करें, मैं बताऊंगा क्या क्या इक्वेशन अप्लाई होने वाली है। इलास्टिक कोलिजन में क्या इक्वेशन अप्लाई होगी, फिर इनइलास्टिक कोलिजन में क्या इक्वेशन अप्लाई होगी, सुनिए जी। इलास्टिक कोलिजन में आपने सबसे पहले क्या कहा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो अगर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड है तो प्लीज टेल मी मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं, m1 u1 प्लस क्या m2 u2 इज इक्वल टू क्या m1 v1 प्लस क्या m2 v2। ये मैंने किसको उठाया जी, यहां से जो ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड है, इस कॉन्सेप्ट को उठाकर यहां मैंने ये इक्वेशन बना दी है। तो इस अंग्रेजी के साथ भी स्टार लिख दीजिए, इस इक्वेशन के साथ भी स्टार लिख दीजिए। ओके, प्लीज टेल मी दूसरी इक्वेशन क्या है। एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड में तो मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक कर दी है, क्या स्पेसिफिक कर दी है
मैं तो कह रहा हूं भाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, किसी और में तो कन्वर्ट होने का सवाल ही पता नहीं हो रहा। तो क्या इसकी इक्वेशन बनाऊं कि इसकी बनाऊं? बच्चों एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व हम कब लिखते हैं कि जब हम कहते हैं सर दो डिफरेंट किस्म की एनर्जी थी, काइनेटिक किसी और में चली गई, उसका सम। मैं तो कह रहा हूं भाई इसकी तो ये तो बाद में सवाल पैदा होगा ना, ये कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रही, तो मैं ये क्यों अप्लाई करूं? किसको अप्लाई कर दूं? इसको अप्लाई करूंगा। इसको जब अप्लाई करूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, क्या ना से हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाँ जी जी, तो बच्चों यहां तक किसी को परेशानी है जी? क्या मैं कहूं जी इलास्टिक कोलिजन में मैंने मोमेंटम कंजर्व कर दिया और इलास्टिक कोलिजन में मैंने टोटल एनर्जी तो कंजर्व करनी ही करनी थी, वो तो बात की बात है, वो लंबी चौड़ी इक्वेशन होती है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही। क्यों नहीं अप्लाई हो रही? सर एनर्जी किसी और फॉर्म में जा ही नहीं रही। तो यार मैं कहूँ जी पहले कहूँ जी सिस्टम की टक्कर मारने से पहले वाली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इतनी है, टक्कर मारने के बाद काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस साउंड प्लस हीट इतनी है, ऐसा कुछ हुआ है? सर टक्कर मारने से पहले भी सिर्फ काइनेटिक है, टक्कर मारने के बाद भी सिर्फ काइनेटिक है, और जितनी काइनेटिक पहले है उतनी काइनेटिक बाद में है। कोई काइनेटिक में ही तब्दीली नहीं आई तो टोटल तो मैं बात का हिसाब लगाऊंगा। ठीक, बहरहाल काइनेटिक एनर्जी के अंदर इक्वेशन आ गई। और अगर आप इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ जाते हैं तो प्लीज टेल मी इन इलास्टिक कोलिजन के तरफ मैं क्या लिखूंगा? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, इस वाले जुमले की क्या इक्वेशन बनती है? सर वो तो मोमेंटम तो यहां भी कंजर्व्ड है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, इसका मतलब जब भी कोलिजन हो रहा हो तो ना आपने इलास्टिक ढूंढना है ना आपने प्लास्टिक ढूंढना है, मतलब इलास्टिक ढूंढना है ना इलास्टिक ढूंढना है। क्या ढूंढना है जी? कोलिजन है तो पहली इक्वेशन तो अप्लाई हो ही सकती है, कौन सी वाली? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस, ये तो हर सवाल में अप्लाई होगी अनलेस और अनटिल कुछ और वेरिएबल भी आ जाए, ये तो अप्लाई करेंगे। लेकिन ये वाली कब अप्लाई होगी? सर ये हमेशा अप्लाई कब होगी? ये सिर्फ तब अप्लाई होगी जब क्या हो रहा होगा, जब सवाल में कैटेगोरिकली क्या वर्ड लिखा होगा, इलास्टिक का वर्ड। कौन सा वर्ड? इलास्टिक का वर्ड लिखा हुआ तो आप सबसे पहले वाली अप्लाई करेंगे बात। ठीक है, आगे चलें जी। लेकिन जब हम इधर जाते हैं, हमने देखा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली इक्वेशन है, कौन सी वाली? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इधर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो इक्वल टू लगाकर फिर नॉट इक्वल टू कर दें। लो जी, इक्वल टू लिखकर फिर नॉट इक्वल टू लिख दीजिए कि सर ये तो अप्लाई ही नहीं होती यहां पर। ओके जी, इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई होगा? सर जी वहां ना सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन अप्लाई होगी, वहां सिर्फ एक इक्वेशन अप्लाई होगी। और जब इलास्टिक कोलिजन का सवाल आएगा तो आपकी इतला के लिए अर्ज यह है कि यहां पर क्या होगा? सर जी यहां पर ना दो इक्वेशन अप्लाई होंगी। कितनी होंगी? दो इक्वेशंस अप्लाई होंगी, बल्कि दो भी नहीं, तीन इक्वेशंस अप्लाई होंगी। तीसरी कौन सी होगी? अगर मैं इनको आपस में क्या कर दूं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं, किसी तरह m1 को सब्जेक्ट बना के दूसरे में पुट कर लूं और मैसेज को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मेरे पास अल्टीमेटली पता है क्या बचेगा? अल्टीमेटली क्या बचेगा? एक नोट लिखिए जी। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, लिखिए जी, सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली solving these two equations simultaneously to eliminate masses, solving simultaneously
To eliminate masses, what we get is U1 minus U2 is equal to V2 minus V1. हेलो, मैंने एलिमिनेट की, मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दिखाया तो नहीं है, मेरी मैथ्स थोड़ी चल रही है, मैं लगा रहा हूँ मैथ्स के साथ। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर मैथ्स अप्लाई करेंगे, किसी तरह यहाँ से M1 को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे या उठा के इसमें पुट करेंगे और फिर लगे रहेंगे कुछ तीन चार सफ़े तो नहीं लगेंगे, कम से कम 1-1.5 सफ़ा लग जाएगा आपका, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, M1 M2 बीच में से निकल गए, मैसेज एलिमिनेट हो गए, तो मुझे लगता है एंड रिजल्ट क्या बचेगा जी, एंड रिजल्ट बचता है U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। और मुझे लगता है ये बात आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। व्हाट इज U1 माइनस U2? वेलोसिटी ऑफ, कि U1 बड़ा था U2 कम था, U1 ने U2 को अप्रोच किया, दिस इज एक्चुअली क्या सॉरी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो क्या है सर, V2 आगे निकल गया, V2 बड़ा हो गया, V1 छोटा हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लो जी, तो एक तीसरी इक्वेशन भी अप्लाई होती है जब क्या हो रहा हो, जब सवाल में क्या मेंशन्ड हो, जब भी सवाल में इलास्टिक कोलिजन मेंशन्ड होगा तो आपकी मर्जी होगी, आप या तो पहली इक्वेशन अप्लाई करें मोमेंटम वाली, या आप दूसरी इक्वेशन अप्लाई करें काइनेटिक एनर्जी वाली, या आप तीसरी इक्वेशन अप्लाई करें कौन सी वाली जनाब, सीधी सीधी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक किसी को मसला है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब साहब जी। साइमल्टेनियसली किसको सॉल्व करते हैं? एक को के दो को, ऊपर से उठा के सब्जी बनाओ, किसी को उठा के नीचे पुट करो और एलिमिनेट करो किसी ना किसी को। बहरहाल क्या सिचुएशन चल रही जी? अच्छा आगे, सो इधर ये सिचुएशन है, वहां जाके क्या लिखें, वहां लिखें जी आई थिंक क्या होगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन सेम नहीं होता। क्या होता है, दो इक्वेशन नहीं, ओनली वन इक्वेशन इज अप्लाइड। बल्कि एक काम करता हूं, एक चीज यहां पे मेंशन करूंगा, यहां अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या अप्लाई होगा, फिर यहां अगर तीसरी कोई चीज अप्लाई करना चाहता है बंदा तो क्या अप्लाई करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो पता है किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन प्लस क्या, प्लस एग्जैक्टली प्लस क्या, प्लस जो भी वेस्टेड एनर्जी है साउंड के चक्कर में या हीट के चक्कर में या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ वेस्टेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्लस क्या, वेस्टेड एनर्जी या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्लस वेस्टेड या एनी अदर फॉर्म ऑफ वेस्टेड एनर्जी। हेलो जी, एनी अदर फॉर्म ऑफ, जिससे साबित ये होता है कि कौन सी वाली एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, बिफोर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी और आफ्टर कोलिजन, हाँ ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में इस्तेमाल हो जाए कॉन्सेप्ट कि सर जी वो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉलम्स बराबर करने के लिए मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको पता है मैंने क्या लिखना है। यहां तक अगर किसी के पास सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? ओके, यहां से आगे ना मुझे लगता है एक स्पेशल केस बस मुझे आपको डिस्कस करना है। समटाइम्स ना पेपर्स में क्या होता है, देयर इज दिस, एक काम करें जी, आगे हेडिंग क्या बनाएं, इसके नीचे आप हेडिंग क्या बनाएंगे, स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन।
स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इधर एक स्पेशल केस पढ़ाना है, इधर भी एक स्पेशल केस पढ़ाना है। स्पेशल केस ऑफ जिसके पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आएंगे जी। सुनो जरा, इलास्टिक कोलिजन में ना सम टाइम वो कहता है कि जनाब साहब जिन दो ऑब्जेक्ट्स ने टक्कर मारी है, एक तो टक्कर के साथ क्या वर्ड आता है, इलास्टिक आता है, और एक और वर्ड आ जाएगा कि दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का मास भी सेम है। क्या है जी? पहले तो मास था ना, एक का m1 और दूसरे का m2। पहले डिफरेंट मैसेज का सवाल चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? अब क्या चल रहा है? अब सेम। अगर मेरे को दोनों का मैसेज सेम है और सवाल दोबारा यहां से सवाल स्टार्ट करूं कि m1 m2 सेम हो गए, उनको बीच में से एलिमिनेट करूं, एंड रिजल्ट पता क्या आएगा? एंड रिजल्ट ये वाला नहीं आता। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से ज्यादा आसान रिजल्ट आता है। इसकी वेलोसिटी उसकी हो जाती है, उसकी वेलोसिटी इसकी हो जाती है। बजाय इसके कि क्या हो रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखूं। क्या लिखूंगा मैं? जैसे नहीं, मैं उसकी एक बड़ी टिपिकल एग्जांपल देता हूं। स्नूकर के अंदर अगर आप खेल रहे हो तो सम टाइम कुछ हिट ऐसी लगती है कि जो बिलियर्ड बॉल है, जो मारने वाला बॉल है, वो एकदम रुक जाता है, और जिसको बॉल लगती है वो उसी स्पीड से आगे निकल जाता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे जाके लगा होगा, और क्या होगा? पहले वाला रुक गया होगा, अगले वाला। तो क्यों ऐसा हुआ? दोनों का मास बिल्कुल सेम था, दोनों ने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किया। तो पहले वाला चल रहा था, दूसरे वाला रुका हुआ था। टक्कर मारने के बाद पहले वाला रुक गया, दूसरे वाला चलने लगा। और सिमिलरली अगर दोनों ही चल रहे हो, मैं कहूँ पहला वाला आ रहा है 10 की स्पीड से, अगला वाला जा रहा है 4 की स्पीड से, तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो पहले वाला 4 से आगे जाएगा, अगले वाला 10 की तरफ हो जाएगा, 10 की स्पीड से आगे जाना स्टार्ट कर देगा। तो आई बिलीव अ स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन में ये कब होता है? इफ द मैसेज ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आर सेम। लिखिए जी, स्पेशल केस में आ रहे हैं, वहां क्या लिखें? इफ द मैसेज of the colliding objects are same, if the masses of the colliding objects are same, then what? If the masses of the colliding objects are same, then the velocities will swap with each other. स्वैप विद ईच अदर। स्वैप या स्वैप क्या पढ़ेंगे इसको? स्वैप कुछ भी होगा जी। स्वैप विद ईच अदर, देन द वेलोसिटीज विल स्वैप विद ईच अदर। इधर वाली वेलोसिटी उसकी, उधर वाली की वेलोसिटी इसकी हो जाएगी, स्वैप हो जाएंगी, वेलोसिटीज विल आपस में स्वैप हो जाएंगी। इसको मसला इस बात से, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। अक्सर एमसीक्यूज में क्या होगा, वो आ रहा होगा, एक सिचुएशन होगी, अगर आपने क्या लफ्ज स्पॉट कर लिया, पहला लफ्ज होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और दूसरा वर्ड होगा दोनों का मास, तो बस सिंपल होगा भाई, इसकी वेलोसिटी फ्री है। क्या? कि जिस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से क्या कर रहे हो? सेपरेट कर रहे हो। उसमें तो अगर मैसेज सेम हो गए तो क्या जरूरी है कि वेलोसिटी स्वैप कर देना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ तो हम कहते हैं सर सिर्फ ये जरूरी है, ना ये इक्वल है, तो यहाँ क्या करें? यहाँ समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। इसके अगला था कोइलेस। क्या अजीब सी कुछ स्पेलिंग है उसकी, COEL व्हाटएवर। एक काम करें, यहां क्या लिखें जी? स्पेशल केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन में लिखें द ऑब्जेक्ट्स कोइलेस या स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ऑब्जेक्ट्स कोइलेस, COELACE, ऑब्जेक्ट्स कोइलेस, COELACE, कोइलेस। इससे बेहतर है कि क्या लिखें? लिखें जी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। और अगर वो स्टिक टुगेदर कर जाए आफ्टर कोलिजन, तो आप देखिएगा क्या इक्वेशन अप्लाई होगी। सुने जरा और से, m1 ट्रेवलिंग विद
u1 collides with m2 which is traveling with u2. What happens after collision? They both join together, stick together, and they move with a combined velocity v. उसको आप v1 कहें या v2 कहें, वो v1 की भी वेलोसिटी और वो v2 की भी वेलोसिटी है। यहां अगर आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो कौन सी अप्लाई हो सकती है? सिर्फ एक। कौन सी? पहली वाली तो अप्लाई होगी। क्या है वो पहली इक्वेशन? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये तो बेटा अप्लाई होती है ना, यही नहीं अप्लाई होगी। क्या इक्वेशन है ये? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट्स v। हेलो जी क्या बात हो रही है बच्चों जी? यहां तो हमने क्या कह दिया सर, अगर कोइलेस हो गए, स्टिक टुगेदर हो गए, तो एक कॉन्सेप्ट तो मैं फिर भी अप्लाई करूंगा। कौन से वाला? तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता ही होता है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। उसमें मैंने मास कंबाइन कर लिया है, कंबाइंड मास कंबाइंड वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं? m1 प्लस m2 क्या है? मैसेज तो मैं ऐड कर रहा हूं, वेलोसिटीज में ऐड। क्यों? m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू वी क्या होती है मैथ्स? क्या कॉमन निकलेगा? v कॉमन निकलेगा, पीछे क्या बचेगा? m1 प्लस m2। मैंने किया बच्चों क्या है पता है? किया है मैंने एक्चुअली क्या कि m1 की वेलोसिटी भी क्या है? v है, प्लस m2 की वेलोसिटी भी क्या है? v है। दोनों में से कौन कॉमन था? v कॉमन था, पीछे क्या बचा? m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 इंटू v। प्लीज इसमें याद रखिएगा कि v दो दफा नहीं है, v कॉमन है। m1 प्लस m2 मैंने इकट्ठा कर दिया है। कुछ सवाल है जी? क्या कहूं? क्या पुत्र नाम है? एक का नाम सर जहीर है, एक का नाम सर अली है। क्या दोनों को सर जहीर कहना स्टार्ट कर दूं? बेटा जी वो अलग सिचुएशन है कि नहीं है? ये अलग सिचुएशन है कि नहीं है? उसको कहते हैं कोलिजन ए, इसको कहते हैं कोलिजन बी। ए टाइप कोलिजन, बी टाइप कोलिजन। ए टाइप जीन्स, बी टाइप जीन्स, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। अब एक्स का नाम एक्स है, वाई का नाम वाई है। वो नाम है भाई, नाम है, नाम आपकी मर्जी से रखे। हाँ आप कहते सर इलास्टिक क्यों रखा है? तो वो चैप्टर तो मैंने भी पढ़ाया भी नहीं है। उधर उधर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? इधर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? u1 माइनस कुछ ना कुछ होगी ना, ठीक है। इधर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? 0। इलास्टिक कोलिजन का एक असूल क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, इफ दिस इज 10 दिस इज 5, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? 10 माइनस 5 इट इज 5। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? अप्लाई नहीं हो रहा, हो रहा है? बस नहीं हो रहा तो बस बात खत्म। इनमें से कोई भी इक्वेशन ना अप्लाई, मुझे तो ये वाली सिंपल लगी है। मैं एमसीक्यू के लिए ट्रिक पढ़ा रहा हूँ यार, पूरा लंबा बना के चैप्टर नहीं बना रहा हूँ मैं, एमसीक्यू की ट्रिक सिखा रहा हूँ। हाँ इसकी बैकग्राउंड में जाओगे तो कहेगा भाई आवाज पैदा हुई थी, मैं उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैंने सिंपल एक सिचुएशन बना दी है कि यार यहाँ पे कोई एक सवाल मेरी नजर से गुजरा हुआ है कि जब मैसेज सेम थे तो वही पहले ये अप्लाई करो, फिर ये अप्लाई करो, फिर ये बनेगा, फिर अल्टीमेटली क्या बनेगा? अल्टीमेटली उसमें से क्या निकलेगा? इसकी वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी। तो क्या हर चीज में अब मैथ्स की तरह प्रूफ करके ड्राइव करके दिखाऊं?